जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए जब मौर्य एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा तो छोटी छोटी जो डायनेस्टी थी वो इमर्ज करने लगी। जैसे उसमें सुंगा शामिल थे, कानवा, कुषाण, शाकास। नॉर्थ वाले एरिया में ये सब डायनेस्टी इमर्ज कर रही थी। वहीं जो सातवाहना, इक्ष्वाकु, अभीरा और वाकाटका, ये सब साउथ और वेस्टर्न इंडिया में फ्लरिश करने लगे। और इस पीरियड में जो हमको मेनली आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं वो रॉक कट केव्स के फॉर्म में और स्तूपास के फॉर्म में देखने को मिले हैं। और हर डायनेस्टी जो है इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में थोड़ा सा अपना टच दे रही थी। इसी तरह जो मूर्तिकारी थी यानी जो स्कल्पचर्स थे उसमें भी हमको अलग अलग टाइप के स्कूल देखने को मिलते हैं, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो पहले हम बात करेंगे रॉक कट केव्स के बारे में। तो देखिए जैसे मॉडर्न पीरियड में हमको रॉक कट केव्स देखने को मिले, वैसे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी रॉक कट केव का जो फॉर्मेशन था वो हो रहा था। और मेनली हमको इस पीरियड में दो टाइप के रॉक कट केव्स आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। पहला है चैत्या, दूसरा है विहारा। तो चैत्या जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप का जो है प्रेयर हॉल हुआ करता था और उसके बीच में होता था स्तूप। ठीक है, स्तूपा जो है वो चैत्या के बीच में हुआ करता था और मेनली इसका जो यूज़ था वो प्रार्थना वगैरह करने के लिए लोग करते थे। वहीं जो विहारा है वो मॉन्क का रेजिडेंस हुआ करता था। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे उदयगिरी केव है और खंडगिरी केव है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रेजेंट है। और इसको पैटर्नाइज किया था खारवेल ने, जो कि कलिंग के राजा थे। और उदयगिरी और खंडगिरी केव्स को हम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं और इसको लिखा गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया था। उसके बाद है रानी गुम्फा केव, जो कि उदयगिरी में प्रेजेंट है और ये डबल स्टोरीड बिल्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 फ्लोर यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम स्तूपा के बारे में। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम आते आते जो स्तूपास थे वो और बड़े बनाए जाने लगे और उनको डेकोरेट किया जाने लगा। ठीक है, जैसे जो उसका तोरण हुआ करता था, जो गेट हुआ करता था, उस पर नक्काशी किया जाने लगा। जैसे कि जो कहानियाँ थी, जो जताका स्टोरीज थी, उसको उन पे जो है उतारा जाने लगा। और जहाँ पहले लकड़ी और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, अब स्टोन का यूज़ यहाँ पे देखने को मिला हमको। और जो स्तूप में तोरण वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए तोरण इसको यानी गेट को बोलते हैं। तो देखिए 4 गेट है ना, तो इसको तोरण बोलते हैं। तो ये तोरण का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने किया? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया शुंग वंश के द्वारा। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया। और ये कहा जाता है कि जो तोरण का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमको हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है तोरण में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का भरूत स्तूप। तो इमेज में यही है, ये भरूत स्तूप है एमपी का। तो देखिए यहाँ पे रेलिंग है जिसको हम बोलते हैं वेदिका। ठीक है, रेलिंग है, इसको वेदिका बोलते हैं। और जो ये पाथ आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सर्कम एम्बुलेटरी पाथ यानी प्रदक्षिणा पथ। और इसके ऊपर जो छोटा वाला ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये भी प्रदक्षिणा पथ ही है। ठीक है, तो 2 प्रदक्षिणा पथ प्रेजेंट है। और ये हो गया आपका डोम या इसको अंडा बोल सकते हैं, और ये हो गया तोरण यानी गेटवे। अब बात करते हैं मूर्तियों की, स्कल्पचर्स की। तो देखिए 3 स्कूल ऑफ आर्ट हमको देखने को मिले हैं स्कल्पचर्स में, गांधारा, मथुरा और अमरावती आर्ट। तो पहले हम बात करेंगे गांधारा आर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अलग अलग आर्ट की, जैसे गांधारा आर्ट का एग्जाम्पल है ये मथुरा आर्ट का एग्जाम्पल है और ये अमरावती आर्ट का एग्जाम्पल है। तो पहले बात करते हैं गांधारा आर्ट के बारे में। देखिए जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था इसको ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट पहला ऐसा आर्ट था जिसमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया था, यानी बुद्धा की जो मूर्ति है उस जो सबसे पुरानी है वो गांधारा स्कूल की ही है। और कहा था कि जो ये इस फॉर्म का जो आर्ट है ये ग्रीक इन्वेडर्स के द्वारा लाया गया था। तो ग्रीक और इंडियन ये दोनों मिल के बन गया ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। और गांधारा स्कूल जो है फ्लरिश हुआ पंजाब वाले एरिया में। और किसके पैटर्न में हुआ? तो शाका रूलर्स और कुषाण रूलर्स दोनों का पैटर्न मिला इस गांधारा आर्ट को। जो गांधारा स्कूल आर्ट का जो एरिया रहा वो जलालाबाद जो कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में है, हड्डा जो कि गांधारा में पड़ता है, और बेगरम ये पड़ता है अफगानिस्तान में। इसके अलावा तक्षशिला पाकिस्तान। तो ये मेजर सेंटर रहा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का। देखिए गांधारा स्कूल की खासियत ये है कि इसमें भगवान बुद्ध को जो है डिफरेंट डिफरेंट मुद्राओं में दिखाया गया है। और बिहार पीसीएस में दोस्तों प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन भी आया था बिहार के मुद्रा से रिलेटेड। ठीक है, शायद 69 बीपीएससी में ही पूछा था। तो हम हर मुद्रा को कवर करेंगे। तो पहला है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र का मतलब हो गया द व्हील ऑफ धर्मा। तो ये मुद्रा सिंबलाइज करता है टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा या टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। तो इमेज में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो इंडेक्स फिंगर है वो थंब को टच कर रही है इस मुद्रा में और दोनों हाथ से एक सर्कल टाइप का फॉर्म हो रहा है। यही सर्कल जो है वो धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है। और बुद्धा के द्वारा ये मुद्रा जो है सबसे पहले सारनाथ में की गई थी। ठीक है, जब वो उनके द्वारा उपदेश दिया जा रहा था तो वहाँ पे ये मुद्रा की गई थी। उसके बाद है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अर्थ टचिंग यानी पृथ्वी को टच करना। तो इस इमेज में देखिए यहाँ पे जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये अपने हाथ से धरती को जो है टच कर रहे हैं ना।
तो इसका मतलब भगवान बुद्ध धरती से ये कह रहे हैं कि मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है और तुम उसकी साक्षी हो। ठीक है, तो यही है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भगवान बुद्ध का जो लेफ्ट हैंड है वो उनके लैप में है और सारी जो फिंगर्स हैं उसकी वो खुली हुई हैं। वहीं जो दूसरा हाथ है वो ज़मीन को टच कर रहा है और ये राइट वाले नी के पास है। ठीक है, राइट वाले घुटने के पास है। उसके बाद है उत्तर बोधि मुद्रा। इमेज में देखिए इस टाइप की ये मुद्रा है और ये मुद्रा सिग्निफाई करती है द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट सिग्निफाई करती है उत्तर बोधि मुद्रा। तो जो हाथ है वो हृदय के पास है और जो इंडेक्स फिंगर हैं वो आपस में से जुड़ी हुई हैं और आगे की तरफ निकली हुई हैं, और वहीं दोनों जो थंब है दोनों हाथ का वो एक दूसरे को टच कर रहा है और जो फिंगर्स हैं वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो ये शो कर रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट। और ये मुद्रा डिनोट करता है कि बुद्धा जो है वो डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसके बाद है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा को समाधि मुद्रा या योग मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप की मुद्रा है। तो दोनों हाथ जो है वो लैप में है और दोनों हाथ जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक टाइप का छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे आप दोनों हाथ जब ऐसे जोड़ेंगे ना तो हल्का सा ये दो फिंगर्स यहाँ पे रहेंगी, थोड़ा दूर रहेगा और पाम ऐसे एक दूसरे पर रेस्ट कर रहा होगा, तो एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है त्रिरत्न। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ, त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करता है ये मुद्रा। ठीक है, तो इस मुद्रा को हम समाधि मुद्रा या योग मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अंजलि मुद्रा। अब देखिए अंजलि मुद्रा जैसे नमस्ते करते हैं ना, वैसे बिल्कुल सेम उसी तरीके से है अंजलि मुद्रा। नमस्कार मुद्रा भी बोलते हैं इसको। तो ये एक टाइप का एक्सप्रेशन है किसी को वेलकम करने के लिए, अडोर करने के लिए या प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, तो अंजलि का मतलब संस्कृत में अलग अलग होता है और अंजलि मुद्रा जो है वो एक टाइप की ऑफरिंग भी आप उसको बोल सकते हैं या साइन ऑफ डिवोशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय का मतलब होता है विदाउट फियर, बिना किसी भय के। तो ये मुद्रा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि बुद्धा इज़ विदाउट फियर। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप की मुद्रा है अभय मुद्रा। और वहीं जो थेरावादा बुद्धिज़्म है, जो कि बुद्धिज़्म का एक पार्ट है, तो थेरावादा बुद्धिज़्म में क्या होता है कि यही मुद्रा सेम खड़े खड़े होती है। जब खड़े खड़े मुद्रा अगर ये होगी तो ये हो जाएगी आपकी थेरावादा बुद्धिज़्म की मुद्रा, और ऐसे नॉर्मल है तो बुद्धिज़्म की है। तो इसमें देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड है वो लैप पे है और लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है वो थंब को टच कर रही है। ठीक है, और जो राइट हैंड का जो पाम है वो बिल्कुल सामने की तरफ है। उसके बाद है करण मुद्रा। तो देखिए करण मुद्रा में जो मिडिल फिंगर है वो थंब को टच कर रही है और एक टाइप का सर्कल फॉर्म कर रही है। और ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है कि जो आपके अंदर सारी निगेटिविटी भरी हुई है, दुख है, डिप्रेशन है, इन सबको एलिमिनेट कर देना है। तो निगेटिव थॉट्स का एलिमिनेशन ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है, जो भी निगेटिव थॉट है माइंड में। इसीलिए इस मुद्रा को बोलते हैं जेस्चर फॉर वार्डिंग ऑफ इविल। और इस मुद्रा में जो भगवान बुद्ध का लेफ्ट हैंड है वो उनके लैप पे है और राइट हैंड सामने की तरफ है और जो मिडिल फिंगर है वो थंब को टच किए हुए है और जो इंडेक्स फिंगर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आसमान की तरफ है। तो इस मुद्रा में जो थंब और जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है फायर को। ठीक है, फायर के साथ साथ बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें है। उसके बाद है वज्र मुद्रा। तो देखिए वज्र मुद्रा जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्मनी ऑफ ऑल बुद्धिस्ट टीचिंग्स, और ये मुद्रा डेडिकेटेड है वैरोचना बुद्धा को, और इनको हम सेलेस्टियल बुद्धा भी बोलते हैं। देखिए जब आप बुद्धिज़्म के बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको कई टाइप ऑफ बुद्धा मिलेंगे। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है सेलेस्टियल बुद्धा, यानी जिनको जो बाहरी दुनिया है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। और वज्र मुद्रा में आप देखेंगे तो 5 एलिमेंट दर्शाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो हवा, पानी, आग, धरती और मेटल, ये रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू वज्र मुद्रा। ठीक है, जो वज्र है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है और वो वज्र है थंडरबोल्ट। तो इस मुद्रा में आप देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड की फिंगर, इंडेक्स फिंगर है, वो राइट हैंड के पाम के अंदर है। ठीक है, राइट हैंड के पाम के अंदर है और जो राइट हैंड के पाम की इंडेक्स फिंगर है वो उस फिंगर को टच करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद है विटारका मुद्रा। जो विटारका मुद्रा है वो बहुत सिंपल मुद्रा है। जो पाम है वो लैप में रेस्ट कर रहा है और जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो थंब को टच कर रही है और हाथ जो है, हाथ का जेस्चर जो है वो सामने की तरफ है। तो जो अभय मुद्रा है और जो विटारका मुद्रा है उसमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये विटारका ये हो गया। अब देखिए अभय मुद्रा देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये रहा अभय मुद्रा। तो केवल डिफरेंस क्या है, जो इंडेक्स फिंगर है वो थंब को टच कर रही है, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब देखिए जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है इंडेक्स फिंगर और थंब की वजह से मिलने की वजह से सर्कल बना हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन। यानी बुद्धा जो है वो ज्ञान जब दे रहे हैं तो उस टाइम ये मुद्रा यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द मुद्राज ऑफ बुद्धा। अब हम बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो देखिए जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वो 3 रिलीजन से मेनली इन्फ्लुएंस था। पहला है बुद्धिज़्म, दूसरा है हिंदुज़्म और तीसरा है जैनिज़्म।
और इसका जो डेवलपमेंट है वो हमको मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला। वहीं इसको कुशाना रूलर्स ने पैटर्नाइज किया और इसका जो मेजर सेंटर रहा वो रहा मथुरा, सोंक और कंकतिला। बात करते हैं मथुरा आर्ट का क्या इंपॉर्टेंट फीचर था। जैसे जो भगवान शिव की जो मूर्ति हुआ करती थी उसको रिप्रेजेंट किया गया था लिंग और मुखलिंग से, ठीक है, लिंग और मुखलिंग से रिप्रेजेंट किया गया था भगवान शिव की मूर्ति को। वहीं जो भगवान बुद्ध की मूर्ति रिप्रेजेंट की गई थी तो उनके आसपास दो बोधिसत्वास दिखाए गए थे। पहले थे पद्मपानी जिनको एक लोटस पकड़े हुए दिखाया गया था और दूसरे हैं वज्रपानी जिनको एक थंडरबोल्ट पकड़े हुए दिखाया गया था। तो एक साथ 3 मूर्तियाँ जो हैं वो दिखाई गई थी इस आर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है अमरावती आर्ट। तो देखिए अमरावती आर्ट का जो मेन फोकस था वो था डायनेमिक इमेजेस, यानी जो जताका स्टोरीज़ हैं, जताका कहानियाँ हैं, उनको जो है शो किया गया था थ्रू अमरावती आर्ट। और इसका जो डेवलपमेंट था वो कृष्णा रिवर के आसपास के एरिया में हमको देखने को मिला और इसके मेजर सेंटर्स रहे अमरावती और नागार्जुन कोंडा। और इसको पैटर्नाइज़ किया सातवाहना रूलर्स ने, ठीक है, सातवाहना रूलर्स के द्वारा इसको पैटर्नाइज़ किया गया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है त्रिभंगा पॉस्चर, यानी बॉडी में 3 बेंड्स होते हैं। यहाँ इमेज लगाना मैं भूल गया हूँ लेकिन आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए ये इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है त्रिभंगा पोस्चर। पहला बेंड नेक की तरफ से है, दूसरा वेस्ट के पास से है और तीसरा जो घुटने के पास से है, नी के पास से है, ठीक है। तो ये है त्रिभंगा पोस्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, इंपॉर्टेंस की। तो देखिए मौर्यास के द्वारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन दिया गया और इस पीरियड में हमको एक वाइड स्केल पे जो मूर्तियाँ, जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इनका पिलर था वो बिल्कुल पॉलिश स्टोन पिलर हुआ करता था और पिलर बनाने के लिए मोनोलिथिक स्टोन का यूज़ किया गया था, ठीक, यानी सिंगल स्टोन को काट के ही पिलर बनाए गए थे। और जो पिलर है उसका सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी हुआ करता था। इसके अलावा जो स्टैचूज़ बनाए गए थे उनका भी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी हुआ करता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो यक्षिणी है, दीदारगंज यक्षिणी, उसका सरफेस जो है बहुत ज़्यादा शाइनी है। तो बिहार के पटना म्यूज़ियम में आपको ये यक्षिणी की जो इमेज है वो देखने को मिलेगी। कभी अगर मौका मिलेगा तो इसको जाकर देखिएगा ज़रूर। बहुत ब्यूटीफुल इमेज है और मतलब ऐसा लगता है देखने से कि इसको कल ही बनाया गया है, इतनी ज़्यादा शाइनिंग है उसमें। उसके अलावा जो पिलर्स और स्कल्पचर्स थे इसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ और जो पिलर्स थे उनको सिंगल पीस ऑफ स्टोन का यूज़ करके बनाया गया था और जो पिलर के ऊपर कैपिटल थे वो बस अलग से लगाया गया था, ठीक है। तो जैसे पिलर हुआ करता था इसके ऊपर जैसे लोटस, इन्वर्टेड लोटस था और इसके ऊपर कोई जानवर ऐसे बैठा देते थे तो ये अलग से बस लगाया जाता था, बाकी जो है ये मोनोलिथिक स्टोन से बनता था। उसके बाद जो केव आर्किटेक्चर है वो हमको बहुत अच्छा देखने को मिला है। कई चैत्याज और विहाराज वगैरह बनाए गए हैं और बाद में यही जो केव आर्किटेक्चर है वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी फ्लरिश होता है। इसके अलावा बहुत अमाउंट में हमको टेराकोटा आर्ट देखने को मिला है। जो छोटे छोटे जो मिट्टी के खिलौने होते हैं वो बहुत ढेर सारे नंबर में देखने को मिले हैं। तो उसके द्वारा जो है टेराकोटा आर्ट के द्वारा आप देखेंगे तो जानवरों की इमेज दर्शाई जाती थी या जो महिलाएँ थीं उनको एज ए मदर गॉडेस रिप्रेजेंट किया जाता था। तो जो मेन सेंटर रहा टेराकोटा आर्ट का वो रहा जो ये गंजटिक प्लेन वाला एरिया था, यहाँ पे ज़्यादा जो है टेराकोटा आर्ट हमको मिला है। तो ये था दोस्तों टोटल पोस्ट मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।